दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारतीयों के बॉयकॉट ने निकाली मुज्जू की हेकड़ी। भारतीय टूरिस्ट की संख्या में बहुत बड़ी भारी गिरावट। जी हाँ, मालदीव में एक्शन में आ गया चाइना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे मालदीव से भारतीयों का हुआ मोह भंग। अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा रिपोर्ट में खुलासा, टॉप 10 में से इतने नंबर पर आ गया मालदीव। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी। जी हाँ, 22 जनवरी को गए थे ये अयोध्या। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर इमाम उमर अहमद के खिलाफ फतवा जारी। कहा मुझसे नफरत करने वाले जाए पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों क्या है इनको लेकर खबर, साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका में SFJ का जनमत संग्रह हुआ फ्लॉप शो। खालिस्तान में सिखों को नहीं कोई रुचि। जी हाँ, वीडियो में खुली झूठे प्रोपेगेंडा की पोल, झूठे पन्नुन की पोल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान ने पहली बार कबूला सच। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान की मांग को लेकर सबसे बड़ा सच कबूल लिया है। दोस्तों बताएंगे वो क्या है, साथ ही साथ बताएंगे क्या क्लीन स्वीप करेगा एनडीए 2024 में, किसकी बनेगी सरकार। प्रशांत किशोर ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी और कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना कार्य छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या एनडीए जीतेगी या नहीं, क्या है प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीयों के बॉयकॉट ने निकाली मुज्जू की हेकड़ी। भारतीय टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट। मालदीव में एक्शन में आ गया चाइना। बता दें जनवरी की शुरुआत में मालदीव के बॉयकॉट की मुहिम भारत के सोशल मीडिया पर चली थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक राजनयिक तनाव भी देखने को मिला। इस पूरे विवाद के लगभग एक महीने बाद अब मालदीव में टूरिस्ट के मामले में चीन भारत से आगे निकल गया है। मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय होते थे, लेकिन अब बॉयकॉट का असर दिखाई दिया है। इसके अलावा नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन की यात्रा पर गए थे। भारतीयों के बॉयकॉट के डर से उन्होंने चीन से टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ फैलाया था। चीन के टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये अभी भी भारतीयों की भरपाई नहीं कर पा रही है। मालदीव में टूरिस्ट की संख्या में भारत अभी तक टॉप पर था, वो खिसक कर दूसरे या तीसरे नहीं बल्कि 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद चीन अभी तीसरे नंबर पर ही है। सोमवार को मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आंकड़ों से पता चलता है कि मालदीव में चीनी टूरिस्ट की संख्या 21 जनवरी को भारत से आगे निकल गई। पिछले साल मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों की संख्या रही थी, यानी सबसे ज्यादा लोग मालदीव भारत के ही गए थे, और इसमें सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। और ये गिरावट का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि खुद मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की ओर से किया गया है। यानी पहले नंबर पर रशिया है, इटली है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें पर इंडिया दिखाई आपको दे ही रहा होगा। और ये हाल है दोस्तों, जबकि पहले नंबर पर भारत था जो खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीयों का प्यार भारत के प्रति देखकर वाकई में दोस्तों बहुत खुशी हो रही है। यानी कि आज भी हमारे दिलों में भारत को लेकर मर मिटने का साहस मौजूद है। मालदीव जैसे देश का त्याग तो बहुत ही छोटी बात है, मानते नहीं आप लोग दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी। 22 जनवरी को आए थे अयोध्या। जी हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर इमाम उमर अहमद के खिलाफ फतवा जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा मुझसे नफरत करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके हम सभी साक्षी थे दोस्तों। इस समारोह में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी भी पहुंचे थे। वो वीवीआईपी मेहमानों में शामिल थे। अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। इसको लेकर उन्होंने दो टूक भी जवाब दिया। अपने खिलाफ फतवा जारी को लेकर उमेर अहमद ने कहा मुख्य इमाम के रूप में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से निमंत्रण मिला था। 2 दिन तक विचार करने के बाद अयोध्या जाने का फैसला किया था। फतवा कल जारी किया गया था, लेकिन मुझे 22 जनवरी की शाम से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड भी किए हैं, जिनमें कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं। जो लोग मुझे और देश से प्यार करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे। जो लोग समारोह में शामिल होने की वजह से मुझसे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा। धमकी देने वाले जो चाहे कर सकते हैं। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा था कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है। मैं यहाँ पैगामे मोहब्बत लेकर आया हूँ। इबादत के तरीके और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार
बरकरार रखें, जिसके बाद से दोस्तों लगातार इमाम को धमकियां भी दी जा रही हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको इनके परिवार को मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं और इनको लेकर फतवा जारी किया गया है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस का जन्म संग्रह फ्लॉप शो, खालिस्तान में सिखों को नहीं है कोई भी रुचि, वीडियो में खुली झूठे प्रोपेगेंडा की पोल। बता दें, खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे द्वारा भारत विरोधी झूठे प्रचार का एक बार फिर भंडाफोड़ हो गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रतिबंधित समूह एसएफजे द्वारा 28 जनवरी को आयोजित खालिस्तान जन्म संग्रह एक बार फिर फ्लॉप शो साबित हुआ, क्योंकि वोट डालने के लिए कतार में ज्यादा सिख नजर नहीं आए। दरअसल ये जन्म संग्रह स्वघोषित वोट उत्तरी भारत से एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि खालिस्तान बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन करीबी से इस मुहिम पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि दरअसल असली सिख एसएफजे के इस आंदोलन में कोई रुचि नहीं रखते और भारत के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं। भारत के हो या विदेशों के सच्चे सिख एसएफजे के स्वतंत्र खालिस्तान की मांग के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि उनके एक तरफा जन्म संग्रह में उन्हीं लोगों को शामिल नहीं किया गया जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है, और वो है पंजाब में रहने वाले सिख। पंजाब में सिखों में भारतीय देशभक्ति का अटूट दिल धड़कता है। भारत के इस कोने में सिखों को विभाजन से नहीं बल्कि जीवंत और विविधतापूर्ण भारत का हिस्सा होने के गहरे गर्व से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी एटीएस, पंजाब पुलिस देगी इसमें मदद। बता दें, अयोध्या में आतंकी हमले के लिए राजस्थान के गैंगस्टर से रेकी कराने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एटीएस पुख्ता सबूत जुटा रही है। एटीएस उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से भी मदद लेगी। बता दें कि कनाडा में पनाह के लिए पन्नू लगातार भारतीय विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को लेकर धमकियां दे चुका है। इसके बावजूद पन्नू के खिलाफ यूपी में कोई केस दर्ज नहीं है। अयोध्या में हमले की साजिश के मामले में पहली बार उसे नामजद किया गया है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने पहली बार कबूला सच, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा बलूचिस्तान मांग रहा आजादी। जी हां, पाकिस्तान में पहली बार किसी भी राजनीतिक नेता ने कबूल किया है कि बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, और ये कबूलनामा दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि उस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जी हां, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान में किसी नेता ने बलूचिस्तान की मांग पर यह सच कबूल किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि बलूचिस्तान में असंतोष की जड़ एक अलग बलूच पहचान है। हालांकि इस बात को पिछले पाकिस्तानी प्रशासनों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का यह बयान पिछली पाकिस्तानी सरकारों के एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को अल्पसंख्यकों की चिंता को दिखाता है। इससे पहले सभी नेता आजादी की मांग को कभी स्वीकारते नहीं थे। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार काकर ने एक साक्षात्कार में बलूचिस्तान में जबरन गायब हो रहे लोगों के जटिल मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। पाक पीएम ने इस मामलों को सुलझाने में आने वाली चुनौतियों को पहचाना और लापता व्यक्तियों की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर भी जोर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इन मामले में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फोर्सेस पर किडनैप का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती इलाके से 10 लोग गायब हो गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गुप्त एजेंसियों के साथ मिलकर सुई शहर डेरा बुगती में घर घर तलाशी अभियान चलाया और अलग अलग घरों पर छापे मारकर 10 लोगों को जबरन गायब कर दिया। ऐसे में यह इल्जाम दोस्तों पाकिस्तानी फोर्सेस पर लगाया जा रहा है, और अगर वहां की जनता ऐसा आरोप लगा रही है तो वाकई में यह सच भी हो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? पाकिस्तान की सेना को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां भारत इजराइल संबंध को हुए 32 साल। इजराइल ने कहा यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्त ने हर मुसीबत में साथ देने का किया है वादा। जी हां, भारत और इजराइल सोमवार को अपनी दोस्ती की 72वीं सालगिरह मना रहे थे। इजरायली राजदूत नूर गिलोन ने इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आज हम इजराइल भारत राजनयिक संबंधों के 32 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि हमें भारत इजराइल 30 का जश्न मनाए। 2 साल बीत चुके हैं। ये सच है, जब आप आनंद लेते हैं तो समय उड़ जाता है। अतुल्य भारत में रहना और हमारी बढ़ती साझेदारी को बढ़ावा देना वास्तव में फायदेमंद रहा है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। इजराइल 1947 में बन गया, लेकिन भारत ने 1992 तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया। इजराइल भारत की हमेशा मदद करता रहा है। 3 मई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों की ओर से घुसपैठ की गई। इसके जवाब में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। हालांकि तब भारतीय सेना के पास ऐसे एडवांस मिलिट्री और टेक्निकल उपकरण नहीं थे जो पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर को लोकेट कर तबाह कर सके। भारत ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन तब परमाणु परीक्षण के कारण प्रतिबंध लगे थे, जिससे कोई मदद नहीं मिली। तब सिर्फ इजराइल भारत की मदद करने को आगे आया था। सोच सकते हैं आप लोग दोस्तों कि इजराइल
इजराइल उस समय भारत की मदद करने आया था जब चारों तरीके से भारत के लिए दरवाजे बंद हो गए थे। ऐसे में तब से लेकर अब तक इजराइल हमेशा से भारत का महत्वपूर्ण दोस्त रहा है। ऐसे में इजराइल और इंडिया रिलेशनशिप्स को लेकर उनके एनिवर्सरी पर आप लोग भी इजराइल को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइएगा कि और कब कब इजराइल ने भारत की मदद की है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के ब्रह्मास्त्र से लैस होने जा रही फिलीपींस की सेना। चीन का काल है ब्रह्मोस समुद्र में खत्म होगी उसकी दादागिरी। बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन के दादागिरी के शिकार फिलीपींस को अगले महीने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिलने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार से अपने दुश्मन पर जमीन से लेकर समुद्र और हवा तक से वार करने में सक्षम है। खुद भारतीय सेनाएं चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस का जखीरा जमा कर रही हैं। फिलीपींस ने 2 साल पहले भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया था। इसके तहत भारत को फिलीपींस से 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि मिलेगी। भारत फिलीपींस को 3 बैटरी एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है, जिसे हवा, जमीन और पानी से दागा जा सकता है। भारत और फिलीपींस दोनों ही चीन की बढ़ती आक्रामकता से जूझ रहे हैं। फिलीपींस जो है वो अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी है और दोनों के बीच समझौता भी हुआ है। भारत और अमेरिका दोनों को चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और दक्षिण चीन सागर में विवादित इलाकों पर दबाव बनाने की वजह से चिंता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद खुद को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मदद ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट फिलीपींस कहना मत भूलिएगा और मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत अवश्य कह दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां चीन और पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। 45,000 करोड़ की सबमरीन खरीदेगा अपना भारत। इस देश ने दिया भारत को ऑफर। बता दे, अपने दोनों पड़ोसी दुश्मन देशों के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत लगातार अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने पर काम कर रहा है। भारत अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। कई हथियार विदेशों से खरीद रहा है तो कई हथियार और टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित कर रहा है। हाल के समय में चीन हिंद महासागर में अपनी दखल को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत ने बड़ी डील की है। यह डील खतरनाक पनडुब्बियों की है। 45,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बियों की इस डील से चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भारत अपनी समुद्री सीमाओं का पहरा बढ़ाने और समुद्री ताकत में वृद्धि करने के उद्देश्य से 45,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की किलर पनडुब्बियां खरीदेगा। अगली खबर बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर इस देश पर साधा निशाना आतंकवादियों के समर्थन का लगाया आरोप। बता दें, तालिबान की अगुवाई वाले अफगानिस्तान की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने सोमवार को कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद आतंकवादियों को तीसरे देशों का नेतृत्व एवं समर्थन प्राप्त है। कुछ दिन पहले दोनों पड़ोसी देशों ने एक दूसरे के यहाँ कथित आतंकवादी अड्डों पर सैन्य हमला किया था। अब्दुल्लाहियान इस महीने की शुरुआत में किए गए सैन्य हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव को दूर करने के लिए रविवार देर रात पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अब्दुल्लाहियान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान के साझा सीमावर्ती क्षेत्रों एवं उनके अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद आतंकवादियों को तीसरे देशों का नेतृत्व एवं समर्थन प्राप्त है और वे ईरानी एवं पाकिस्तानी सरकारों एवं देशों के फायदे में उठाए गए किसी भी अच्छे कदम का कभी समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने चुपके से खरीदी महाशक्तिशाली आसमानी आंख अवाक्स की रेस में भारत को भी पीछे छोड़ा। बता दें, पाकिस्तान ने चुपचाप एक नया हथियार अपनी सेना में शामिल कर लिया है। यह हथियार साब 2000 एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बोले तो AEWCS विमान है। इस नए विमान का क्रमांक 23,058 है। नए विमान के साथ पाकिस्तानी एरियाई बेड़ा लगभग 9 पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन अवाक्स और 2 एम्ब्रेयर नेत्रा प्रारंभिक चेतावनी वाले विमान संचालित करती है। पाकिस्तानी वायुसेना इस मामले में अब आगे है। पाकिस्तान के पास चीन का भी अवाक्स सिस्टम है। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है। अगली खबर बता दें, भारत को झटके पर झटका दे रहे मुज्जू अब खुद फंसे बड़ी मुश्किल में गिर जाएगी क्या इनकी सरकार। बता दें, सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज्जू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP ने मुइज्जू सरकार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की खातिर पर्याप्त सांसदों के हस्ताक्षर जमा कर लिए हैं। संभावना है कि चीन समर्थक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जल्दी संसद में पेश किया जाएगा। इस खबर के आने से पहले रविवार को मालदीव की संसद में अराजकता की स्थिति देखने को मिली थी। सांसदों ने मारपीट की और मुइज्जू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए एक विशेष सत्र को बाधित कर दिया। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जिन्ना के देश में सड़कों पर 1971 जैसा नजारा, फूटा जनता का गुस्सा, क्या टूट जाएगा POK। बता दें, POK के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं। सीमा पार POK में दुकानों और ऑफिसों में ताला लगा हुआ है। सड़कें और हाईवे
हाईवे विरोध प्रदर्शन की वजह से जाम है, क्योंकि जिस पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वो पीओके की जनता को पेट भर रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं नसीब हो रहा है। इस बार पीओके के कश्मीरियों का गुस्सा देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानियों को डर है कि 2024 में एक बार फिर 1971 वाला बंटवारा होने वाला है। 30 दिन से ज्यादा टाइम से पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। इसकी वजह है वहां मिल रहा महंगा आटा। पाकिस्तान ने पीओके में मिल रही सब्सिडी को हटा दिया है। पीओके में आटे की कीमत 20 रुपए किलो से बढ़कर 36 रुपए यानी लगभग डबल हो गई है। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए खून खराबा करवाया तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि उनके सपनों के देश का भविष्य में यह अंजाम होगा। आज पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। एक तरफ नेता, सरकारी अधिकारी और सेना के अफसरों के पास इतना पैसा है कि वे विदेशों में घर खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आम आवाम जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, हेली ने राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन वापस लेने से किया इनकार, कहा अपनी दादागिरी नहीं चला सकते ट्रंप। जी हाँ, व्हाइट हाउस की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी ने अपने सभी सदस्यों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाएं। इस बीच प्रतिद्वंदी भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली ने कहा कि ट्रंप नामांकन से अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। इस महीने की शुरुआत में आयोवा कॉकस में ट्रंप को धमाकेदार जीत मिली थी। इस शुरुआती चुनाव प्रक्रिया में पूर्व राष्ट्रपति को एक तरफा जीत मिली थी, जबकि निक्की हेली दूसरे नंबर पर रही। अगली खबर बता दें, सिमी को लेकर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला, 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। जी हाँ, केंद्र सरकार का स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि यह संगठन देश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पीएम मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया जाता है। यूएपीए के तहत यह गैर कानूनी संगठन माना जाएगा। इस संगठन को कई आतंकी और देश की अखंडता और शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के मामले में लिप्त पाया गया था। यह संगठन देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है। जी हाँ, ऐसे में केंद्र सरकार के अमित शाह जी के इस फैसले का दोस्तों क्या आप समर्थन करेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, साउथ अफ्रीका के स्टार प्लेयर ने लगाए विराट कोहली पर गंभीर आरोप, कहा विराट कोहली ने बीच मैदान पर मुझ पर थूका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार डीन एल्गर ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एल्गर ने कोहली के साथ अपनी 2015 में हुई पहली मुलाकात को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उस दौरान दोनों के बीच जमकर गाली गलौच हुई थी। दरअसल एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में एल्गर ने विराट कोहली को लेकर कहा कि 2015 में जब उनका पहला भारत दौरा था तो उस दौरान कोहली ने उन पर थूका था। तब एल्गर ने भी कोहली से कहा था कि यदि ऐसा करोगे तो बैट से मारूंगा। दोस्तों, एल्गर के इस आरोप को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर, क्या क्लीन स्वीप करेगी एनडीए? 2024 में किसकी बनेगी सरकार? प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर यानी पीके ने दावा किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बुरी तरह पिटेगी। वहीं अब प्रशांत किशोर ने इस बार भविष्यवाणी की है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने जा रहा है। पीके के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। हालांकि उन्होंने सीटों के बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है। न्यूज चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में पीके ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस बार भी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा। पीके ने इसके साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी की। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। पीके का दावा है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू उस राज्य की 243 सीटों में से 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि चाहे आप किसी भी गठबंधन से लड़ें, अगर नीतीश की पार्टी 20 से ज्यादा सीटें जीतती है तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। पीके के इस तरह के दावे पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, यानी प्रशांत किशोर पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले पीके ने कहा था कि वो अपना काम छोड़ देंगे अगर बीजेपी 100 सीटें भी जीत गई, मगर तब भी पीके की भविष्यवाणी सच निकली थी। अब ऐसे में इनकी ये भविष्यवाणी एनडीए को लेकर कि एनडीए क्लीन स्वीप करेगा और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपकी क्या राय होगी? क्या आप भी यही मानते हैं कि 2024 में फिर एक बार पीएम मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री और उनकी ही पार्टी जीतेगी? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जो ये चाहते हैं वो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, खड़गे का बयान, कहा फिर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो देश में नहीं होगा अगला चुनाव, घोषित होगी तानाशाही। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक बार फिर निशाना साधा है। खड़गे ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये आम चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। खड़गे ने दावा किया है कि यदि पीएम मोदी इस साल आम चुनाव के बाद फिर से
अपनी सरकार बना लेते हैं तो वो तानाशाही पर उतर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि देश के लोग 2024 में आखिरी बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, यानी लेंगे अगर पीएम मोदी इस बार प्रधानमंत्री बने तो। ऐसा दोस्तों खड़गे का कहना है कि पीएम मोदी अगली बार जीते तो तानाशाही पर उतर आएंगे और देश में फिर चुनाव होने बंद हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे में खड़गे द्वारा दिए गए इस बौखलाहट में बयान को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या जवाब देती है भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नीतीश की पलटी को लेकर खड़गे के बयान पर गिरिराज सिंह का तंज कहा, जब पता ही था तो फिर फोटो क्यों खिंचवा रहे थे नीतीश कुमार के साथ। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बहुत बड़ा खेल करते हुए विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़ लिया था और एक बार फिर भाजपा के खेमे में चले गए थे। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीतीश पहले से इसकी प्लानिंग कर चुके थे, हमें मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। उनके इस बयान पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर ये प्री प्लान था तो क्या खड़गे जी इतने बेवकूफ हैं कि फिर भी उनके नीतीश कुमार के साथ फोटो सेशन करवा रहे थे। अगर खड़गे को सब पता ही था तो वे उन्हें नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होने देना चाहिए था। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, क्या खड़गे पहले ही उन्हें भी पहचान गए थे। बता दें कि बीते दिनों गिरिराज सिंह ने यह दावा भी किया था कि साल 2025 में बिहार में सरकार भाजपा की ही बनेगी। जी हाँ, क्या आपको भी नहीं लगता दोस्तों गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सही बात कही है। जब आपको पता ही था तो आपने फिर उनके साथ फोटो क्यों खिंचवाया, क्यों नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जिद की। अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूछा सवाल, कहा गुमराह ना करे सरकार, क्या उत्तराखंड के कानून। पूरी बात आपको बता दें, हाल ही में यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर इसे लागू कर दिया जाएगा। मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में कहा, जो राज्य लागू हो रहा है वो यूसीसी कैसे हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और सभी राज्यों में अलग कानून है, जो पूरे भारत में लागू नहीं हो रहा है वो तो क्षेत्रीय कानून है ना। गुमराह मत कीजिए, किसी भी कीमत पर गुमराह मत कीजिए। भारत सरकार अगर करना चाहती है तो यूसीसी लागू करे, उत्तराखंड से इसका क्या मतलब है। जी हाँ, यानी दोस्तों यूसीसी को लागू करने पर एआईएमआईएम पार्टी की बौखलाहट क्लियर नजर आई है। साथ ही साथ आपको बताते हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को खोलने की हुई मांग। जी हाँ, काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कई दावे किए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर होने की कई निशानियां मिली हैं। अब इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद के तहखाने को खोलने की मांग की है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।